जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और अवनीश जी, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ज़बरदस्त थियरीज लेके आए हैं बाबा रामदास जी, क्योंकि आज तक सभी लोग ये नहीं समझ पा रहे कि साहब के राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये तो उनको पता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो उसको साधारण सा, यदि कोई साधारण सी उसकी कोई व्याख्या देता है तो ये दे देता है कि साहब की इनको बुद्धि नहीं है, या ये एंटाइटल्ड हैं, या कोई कह देता है कि साहब इनके सलाहकार ठीक नहीं है। लेकिन बाबा जी उसकी थ्योरी इन्होंने बनाई है, क्योंकि उसके ऊपर गहन शोध किया गया है और उस गहन शोध से, और जिसको आप बोलते हैं कि साहब की अंतर्मन के नेत्रों से उसका परिमार्जन करके और वो सिद्धांत जो है वो कुछ स्थापित किए बाबा रामदास जी ने, उनका हम डिस्कशन करेंगे। आइए, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा जी के, अवनीश जी की चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको यह है, मैं सूचना देना चाहता हूं कि हमारा जो क्राउड फंडिंग है वो 92% हो गया है, 92%। तो बाकी 8% में आप लोगों के सहयोग को मैं आमंत्रित करता हूं। और ये भी बता दूं कि अब केवल 100 टिकट बचे अलग अलग श्रेणी में, और ऊपर की जो 2 श्रेणीज हैं वो समाप्त हो चुकी है। तो फिर आप जो है वो शीघ्रता से रजिस्टर करें, नहीं तो बाद में फिर हम कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं बाबा जी के पास सीधे। बाबा जी, कल मैं देख रहा था कि आपने एक नई थ्योरी दी है राहुल जी की, जो इस समय उनकी जो विधा है और जो उनकी रीति नीति है, उसकी जो आपने थ्योरी दी थी उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो और बड़े कैनवस पे भी दिखाई जानी चाहिए। वो थ्योरी जो है वो बहुमूल्य है। तो नहीं सर, अब आप बताएं कि आपने उसमें एक तो बात कही थी कि साहब के राहुल को मदर टेरेसा की तरह सेंटहुड दे देनी चाहिए। तो ये सेंटहुड आपने कहा था कि उनको संत राहुल बता देना चाहिए, तो इसके बारे में पहले कुछ बताएं। सर सच्चाई है ये है कि वो थ्योरी मेरी नहीं है, उस पे 40 साल तक रिसर्च की है। हमारे एक बड़े भाई हैं अनिल सिंह जी, वो भी एक अलग किस्म के संत ही हैं, लखनऊ में रहते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं पेशे से, मूलतः काशी के रहने वाले हैं। उनका बहुत गहन अध्ययन है सर, मतलब राहुल जी पे। वो 40 साल से राहुल जी का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि राहुल जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, एंड सच ये है कि इनफैक्ट ही इज अहेड ऑफ टाइम्स। और वो जो है वो बहुत बड़े संत, महात्मा और चमत्कारी पुरुष है। मतलब ऐसे, और वो भविष्य को पढ़ सकते हैं। कल तो वो यहां तक बता रहे थे कि वो अदृश्य हो सकते हैं, वो पानी पे भी चल सकते हैं। अच्छा, वो, हाँ, ही कैन ट्रेवल इनटू टाइम। मतलब वो, उनके अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी अभी हैं, वो मान लीजिए एक यह पद यात्रा निकाल रहे हैं, अचानक आप आंख बंद करेंगे और पलक झपकते हुए पाएंगे कि राहुल जी वहां से गायब हैं। तो और अगले ही क्षण वो हो सकता है मलेशिया के लंकावी द्वीप में प्रकट हो जाएं। फिर वहां से वो, अच्छा, वो खाली ध्यान करते हैं। मान लीजिए वो यहां बैठे हैं और वो अचानक अगर लंकावी द्वीप का ध्यान कर ले तो अगले क्षण वो लंकावी पहुंच जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद तो आप वो कहना ये कभी भी चाहते हैं कि वो बैंकॉक जा लंकावी जो सकते थे, हैं। वो अदृश्य शक्ति से गए थे, हाँ, वो सर, फ्लाइट से नहीं गए थे? हाँ, उनके लिए उनको न किसी पासपोर्ट, वीजा, फ्लाइट इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती। वो पानी पे चल सकते हैं। वो मतलब अच्छा, अग्नि न उनको जला सकती है, धूप न उनको सुखा सकती है। मतलब 90 या 91 बार वो चुनाव हार चुके हैं, पर वो हमारे आपके जैसे जो या अवनीश जी जैसे जो हम लोग जो तुच्छ प्राणी हैं, ये हमको लगता है कि वो हार रहे हैं, असल में वो जीत रहे हैं। हाँ, जैसे ये तो बात सही है। वो तो लोगों अच्छा, के तन उसके मन पर बाद विजय प्राप्त कर रहे हाँ, होंगे फिर। वो चुनाव में हारने और जीतने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, उनको मॉरल विक्ट्री चाहिए, और हर चुनाव में मॉरल विक्ट्री उनकी है। तो अनिल सिंह जी हैं हमारे, वो कल कह रहे थे कि असल में हमारे जैसे नासमझ लोगों को लगता है कि राहुल जी जो है 90 कल तो 91 हो गया वो चुनाव संख्या, मैंने सुना है वो डूसू वाली जो है उसको भी अगर जोड़ लें, तो हमको लगता है कि राहुल जी ये 90 या 91 चुनाव हारे हैं। असल में राहुल जी वो चुनाव जीते हैं। और सर वो जैसे कि ही कैन रीड द फ्यूचर, या ही कैन ट्रेवल इन टाइम। वो टाइम मशीन में बैठ के पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। लेफ्ट राइट की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब यदि अभी अभी राहुल जी अगर तुरंत अगर ध्यान करें तो वो पिछले जन्म में चले जाएंगे। तो बल्कि अनिल जी बता रहे थे कि जब वो, मैंने कहा यार पिछले जन्म में जाएंगे तो इटली जाना पड़ जाएगा। बोले हाँ, वो ही कैन, उनको कोई पासपोर्ट लगता ही नहीं है, वो अभी ध्यान करेंगे और वो इटली में। वो पिछले जन्म में मुसोलिनी थे क्या? अब सर ये पता नहीं है मुसोलिनी थे कि नहीं थे, पर जन्म तो उनका वो भी बड़ी अलौकिक परिस्थितियों में हुआ है। उनके पिताजी हमने सुना है 4 साल से जेल में थे या कहाँ थे, उनके नाना जी, ऐसा सुनने में आया है। तब उनकी माताजी का जन्म हो गया। फिर इसी तरह वो भी, उसमें भी एक बड़ी अलौकिक थ्योरी है। वो कहते हैं कि अच्छा, अनिल सिंह जी एक और बड़ी बात कहते हैं कि राहुल जी जैसे जो अलौकिक पुरुष है, उन्होंने राज परिवार में जन्म लिया है। ये हम्म, ऐसे विलक्षण परिवार होते हैं जहां के जो जातक होते हैं हम्म, वो राजा बनने के लिए ही पैदा होते हैं। हम्म, उनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है कि जन्म से ही वो राजा पैदा होते हैं। और ये तो बात सही है। ये तो जब हाँ जब तक पिछले जन्मों के कर्म ना हो, तब तक जी, तो राज परिवार में जन्म मिलता ही नहीं है। जी, राजयोग है सर उनके माथे पे लिखा हुआ। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है साहब। ये तो आपकी हमारी पूरी 100% बुद्धिस्ट थियरी है। ललित हाँ जी, विस्तर पढ़ लीजिए। हाँ। मैंने पढ़ा हुआ है। तो सर ये इतने अच्छा, इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को हम लोग जो है क्या है, बेचारे को पैदल पैदल चलवा देते हैं। पूरा देश हम लोगों ने पैदल हंकवा दिया। तो ये कैसे तो होता है कि ये आप जो है वो यात्रा निकालते निकालते अचानक जो है आपकी आंख झपकती है, तो वो दिखाई पड़ जाते हैं लंकावी द्वीप में? सर मैंने बताया ना कि वो, उनको सिर्फ ध्यान करना होता है किसी चीज का। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वो यदि किसी भी चीज का ध्यान कर ले तो वो चीज उनको प्राप्त हो जाती है। तो कई लोगों ने सवाल किया कि जब उनको सिर्फ ध्यान कर लेने से ही हर चीज प्राप्त हो जाती है, तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ध्यान करें तो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं सर वो बहुत ताकत, उनके बार बार जैसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी ध्यान में आती है, वो इसे जोर से करके झटक देते हैं और पूरी ताकत लगा के जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी ध्यान में आने नहीं देते। नहीं तो अगर बाई गॉड कभी आ गई गलती से, तो आप देखेंगे कि अगले क्षण मोदी जी नहीं है और राहुल जी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। इतने विलक्षण जो है चमत्कारी पुरुष। और सर ये बहुत बड़ा हम लोग गलत करते हैं कि ऐसे आदमी को हम लोग चुनाव लड़वाते हैं। एक आप कह रहे हैं साहब, आपने कहा कि साहब मदर टेरेसा की तरह उनको, जैसे वो सेंट टेरेसा बन गई, उसी तरह से इनको सेंट राहुल बनाया जाना चाहिए।
लेकिन मदर टेरेसा के बारे में तो उनके ही लोग जो हैं वो वेस्ट वाले क्रिस्टोफर हचिंस वगैरह ने तो उनका तो बहुत खुलासा किया है कि उन्होंने तो बहुत सारे गलत काम किए और उन्होंने पता नहीं कितने सारे लोगों को जो मर रहे थे उनको मरने से पहले क्रिश्चियन बना दिया, जिससे कि वो जीसस उनको बचा ले, पता नहीं क्या बचा रहा था। और अभी-अभी आज मैं देख रहा हूँ, आज बड़ा खुलासा हुआ है कि 1980 तक सबसे अधिक कंकाल जो थे वो पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से एक्सपोर्ट किए जाते थे और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो इन्हीं संत महात्मा देवी का था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो मुझे लगता है आक्षेप लगा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं नहीं सर, देखिए, मदर टेरेसा को तो बहुत प्रयास करके, वो जिंदगी भर लगी रही, प्रयास की, तब जाके कुछ 1 लाख लोगों को ईसाई बना पाई। सर राहुल जी तो इतने बहुत चमत्कारी हैं कि सर वो तो बिना प्रयास के ही उन्होंने लाखों लोगों को ईसाई बना दिया और आपको पता तक नहीं चला। भाई कम से हाँ, कम जैसे मदर जैसे टेरेसा पंजाब जिसको में। ईसाई बनाती थी तो दुनिया को पता तो लगता था। राहुल गांधी और उनकी माता जी ने कितने लोगों को ईसाई बनाया, किसी को पता लगा? कोई हेड काउंट है? कोई पकड़ सकता है? मदर टेरेसा तो हर बार पकड़ी गई धर्मांतरण करते हुए, आज तक राहुल को कोई पकड़ पाया? तो सर यही बात है ना, मदर टेरेसा, ये मदर टेरेसा बड़ी मतलब नई नई संत संत थी वो सर, ओह! खानदानी संत है। तो इसके ऊपर थोड़ी हम अवनीश जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद जो आपकी अगली थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। जी जी, अवनीश जी, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? जी सर। जी, जी, मैं बाबा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वो ज्ञान चर्चा मैंने भी सुनी। अनिल सिंह सर अग्रज हैं, लखनऊ में रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने कई बार उनका सानिध्य पाया है। अद्भुत पुरुष हैं सर, और वाक़ई राहुल गांधी जी को एक महात्मा के रूप में, एक संत के रूप में जैसे उन्होंने डिकोड किया है, मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को अपनी थ्योरीज़ त्याग देनी चाहिए। बाबा जी ने अभी कहा कि उनकी माताजी और पिताजी वाला क्या 4 साल, 2 साल। सर एक आपको बताऊँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक जगह है, एक तहसील है। तो उस तहसील से बहुत सारे प्रवासी जो हैं, वो थाईलैंड और बैंकॉक वगैरह जाते हैं, प्रवास करते हैं। तो कौन-सी? अमूमन 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो लौटते थे। कौन-सी तहसील है? मैं नाम नहीं लूँगा सर, क्यों चाहते हैं? गोरखपुर की एक, पूर्वांचल की एक तहसील है। जिला तो बता तो दीजिए। मैंने बताया गोरखपुर। पूर्वांचल, गोरखपुर की एक तहसील है सर। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ के लोग प्रवास करने जाते हैं, तो 3-4 साल बाद आते थे वापस। अचानक एक वहाँ से बेचारे आए लौट के, तो 2 बालक छोड़ के गए थे और तीसरा एक बालक जो है वो घर पे घूम रहा था, खेल रहा था। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि भई ये कौन? तो बोले तुम्हारा बेटा है। बोले अरे! ये कैसे? मैं 3 साढ़े 3 साल बाद लौट लौट के आ रहा हूँ और तुम कह रही हो ये तीसरा जो है वो मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा कि अरे! हर महीने जो तुम वहाँ से बैंकॉक से पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो संबंध नहीं था। तो इस तरीके के भी विलक्षण घटनाएँ होती हैं सर। तो ये राहुल जी की माताजी के संदर्भ में। और एक चीज़ सर, हम वाक़ई कल की उस चर्चा के बाद मैंने मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियर्स की आदत होती है किसी चीज़ को पीछे से खोजने की, तो रिवर्स इंजीनियरिंग की। सर राहुल गांधी ने तो स्वयं को मार चुके हैं वो। उन्होंने तो कहा है, हाँ वो तो मर चुके हैं सर, उसके बाद भी हाँ, वो हमारे सामने। ये राहुल गांधी तो है ही नहीं। राहुल गांधी है ही नहीं, उन्होंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया, उन्होंने राहुल को मार दिया। अब ये राहुल कौन है? अब ये तो मोदी जी कम से कम जेनेटिक वगैरह कुछ वो साइंस हो तो उससे चेक कराएं। सर राहुल गांधी को मैं पैदाइशी पीएम कहता हूँ। राजवंश में पैदा हुए हैं, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक राजवंश है, और किसी की हिम्मत कैसे है कि उनके रहते हुए कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए। और इसीलिए वो भारत के संविधान को मानते नहीं। संविधान की किताब उनकी अपनी है किताब, वैसी किताब कम से कम भारत में किसी ने संविधान की वैसी पॉकेट साइज बुक राहुल गांधी जी के द्वारा दिखाए जाने से पहले नहीं देखा होगा। तो उनका अपना संविधान है। दूसरा, लोकतंत्र से उनका क्या मतलब? वो तो राजशाही परिवार से हैं, भारत के लोकतांत्रिक राजवंश से हैं। तो इसीलिए वो उन्होंने कह दिया कि साहब लोकतंत्र बचाना हमारा काम थोड़ी ना, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं। देखिए सर किस तरीके से वो अवतारी पुरुष अपनी बातों को अब सीधे सीधे कह रहे हैं, बता रहे हैं
हिमालय की यात्रा उन्होंने कितनी बार किया है, उनका शिव से आदि शक्तियों से कैसे साक्षात्कार हुआ है। और आज ही सर नवरात्र के पहले दिन उनका ट्वीट आया है, एक्स पे एक पोस्ट आई, जैसे कि हमेशा वो कभी किसी सनातनी पर्व पर कोई तस्वीर नहीं लगाते, न जाने क्यों, क्योंकि वो तो उसको आत्मसात कर चुके हैं। तो उन्होंने बाकायदा आज नवरात्र की आज बधाई दी आज है। उन्होंने कोई बधाई दी है क्या नवरात्रि की? जी, नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। नीचे उन्होंने सर अंत में 2 पैरा छोटा-छोटा लिखा है, नीचे उन्होंने जय माता दी भी लिखा है सर। ऐसा किया है राहुल गांधी। ये वही राहुल गांधी हैं जो सर उनकी एक क्लिप उसी के नीचे मुझे मिल गई, और एक नहीं दर्जनों क्लिप, वही सेम क्लिप जनता ने लगा रखी है, जिसमें वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं। नवरात्र का ये 9 दिन शक्ति की आराधना का पर्व है। तो सर आप सोचिए वो कितने विलक्षण प्राणी हैं। और बाबा जी ने कहा कि मदर टेरेसा की क्या बिसात उनके आगे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कितना काम किया है सर। 2014 में अगर इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो पूरे देश को क्रिश्चियन बना चुके हो। मंशा आज भी रखते। बिहार के चुनाव में कोई पर्पज नहीं बनता था स्टालिन को लाके जुटाने का, चन्नी को लाके जुटाने का। तो ये सारे क्रिश्चियनिटी चन्नी की जो बात आपने करी, तो चन्नी ने तो वहां से फरमान जारी कर दिया है कि साहब के सारे भैये जो हैं उनको भगाया जाए, और वो भगाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आराम से देख रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो भैयों से बड़ा खतरा है। वहाँ क्रिश्चियनिटी का जो प्रसार है वो रुक सकता है उससे वहाँ। नहीं सर, मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे, मुझे क्षमा कीजिएगा। दरअसल चन्नी जी और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार इन जितने भी बिहारी प्रवासी भाइयों को वहां से भगा रहे हैं, कथित रूप से भगा रहे हैं, मैं उसे भगाना नहीं कहूंगा। दरअसल ये सारे वापस आके राहुल गांधी को और तेजस्वी को वोट करेंगे सर। ये इसलिए लाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान चन्नी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जब वहां से पलायित होके वापस आ जाएंगे तो आखिर दिवाली मनाएंगे, दिवाली के बाद छठ मनाएंगे, छठ के बाद जो है वो तब तक नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का। तो ये आप सोचिए सर, लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं चन्नी जी और जो वहां की आम आदमी पार्टी सरकार है। सर हमें लग रहा है कि बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को देखने की दृष्टि बड़ी संकुचित हो गई। हम लोग नरेंद्र मोदी जी वो सड़क नाली खड़ंजा बना रहे हैं, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि जीएसटी याद दिला दिया कि क्या हो गया, तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, अपने अधिकार के लिए जाके लड़ो। सर ये छोटे छोटे काम है सर। राम मंदिर बन जाना बड़ा छोटा काम है। या हम लोग इस भौतिक चीजों में उलझ के रह गए हैं। दरअसल राहुल गांधी, उनकी माता जी, उनकी दीदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है वो भारत को एक दूसरी दृष्टि से देखता है, और खास राहुल गांधी तो बिल्कुल अलबेले दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि नहार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरता नहीं हूं मैं। याद कीजिए आप उनके छोटे छोटे, मतलब मर गया हूं मैं, डरता नहीं हूं मैं। मोहब्बत की दुकान, ये अलग बात है कि एक अकेली ग्राहक आई थी बिहार में मोहब्बत की दुकान में, उनको जिसने स्पर्श कर लिया था अपने चुंबन से और उसको झटक के फेंक दिया गया था। तो ये तो पहली, मतलब मोहब्बत की दुकान की मेरे ख्याल से पहली बोनी हुई थी, लेकिन उसमें भी नहीं। तो हम लोग दरअसल समझ नहीं पा रहे हैं, भारत उनको समझ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक हम सारे लोग जो कम बुद्धि के हैं, कम समझ के हैं, वो ना समझ पाए, तब तक राहुल गांधी जहां बने हैं, उनकी पार्टी जहां बनी हुई है 2014 से, वहां अभी उसे दशकों, जब तक राहुल गांधी एक्टिव रहे तब तक वहीं बने रहना चाहिए सर। जी 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 जी, तो ये तो बड़ा आपने एक रोचक पहलू बताया मुझे। हम तो सोच रहे थे कि साहब की राहुल गांधी से प्रेरित होकर बिहारियों को भगाया जा रहा है पंजाब से। अब बिहार रहते हैं हमारे बाबा जी, तो पंजाब में ही रहते हैं कई बार। तो आपको तो भगाने का कोई कॉल नहीं आया बाबा जी? इधर मुझे तो वो पिछले 10 साल से लगातार भगा रहे हैं। मेरे को तो, मेरे खिलाफ तो फतवे तक जारी हो चुके हैं वहां पे। मुझे तो खैर, मैं तो बहुत पहले से उनकी हिट लिस्ट पे हमेशा से रहा हूं। तो अच्छा, एक दूसरी भी आपने जो है वो थ्योरी बताई थी, अंडकोश थ्योरी।
तो उसको भी थोड़ा जी सर, उसका ऐसा है थोड़ा कि ब्रीफ में बता दें। सर ऐसा है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की थी कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो उसका उन्होंने लॉजिक दिया था कि अगर कंप्यूटर हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। तो खैर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, वो इट इज नॉट प्रोग्रामेबल, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट पर नहीं। वो सर एक तो लॉजिक से बहुत नफरत, लॉजिक शब्द से बहुत नफरत है राहुल जी को। और ये लॉजिक वॉजिक जो होता है सर, ये होता है लौकिक शक्तियों के लिए। जो लौकिक शक्तियां हैं मेरे आपके जैसी या इलेक्शन कमीशन जैसी, वो लॉजिकल बात करती हैं। सर जो अलौकिक शक्तियां होती हैं वो पैरानॉर्मल होती हैं। वो सर वो चमत्कार करती हैं किसी भी चीज का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कुन बोल देने से जो है ईवीएम, देश की सारी ईवीएम हैक हो जाती हैं। खैर वो उन्होंने करके दिखाया नहीं, पर वो एक टॉप सीक्रेट है। वो सही समय आने पे, आजकल आपने देखा होगा वो ईवीएम की बात भी नहीं करते। उसके बाद उन्होंने एक नई थ्योरी प्रतिपादित की कि ऑनलाइन किसी का भी नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन सिर पटक के मर गया समझाते समझाते कि नहीं भैया, ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। पर सर अब राहुल जी ने अगर कह दिया है तो फिर कह दिया, उस पर कोई इफ एंड बट है ही नहीं, उस पर कोई किसी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं है। राहुल जी ने कह दिया तो अच्छा, लोगों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा देते। तो उन्होंने एक नई रिसर्च बताई है। हालांकि ये अभी टॉप सीक्रेट है और अभी ये इसको पेटेंट अप्लाई कर रखा है उन्होंने, इसलिए अभी जो है वो जनता के सामने नहीं आई है। सर वो उन्होंने एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो किसी के भी अंडकोश डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के अंडकोश, टेस्टिकल्स, राहुल जी डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे हैं, तो राहुल जी डाउनलोड कर लेंगे तो मेरे टेस्टिकल्स जो है राहुल जी के सिस्टम में चले जाएंगे और फिर वहां से वो डिलीट का बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और उसमें है ऊपर, उसमें एक जिसका डिलीट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? वो हाँ जी, जिसके अंडकोश डिलीट हो जाएंगे हाँ वो थर्ड जेंडर में शामिल हो जाएगा। सर वो संत महापुरुष सर इन सब बातों को सोचते नहीं है सर। वो तो उन्होंने एक रिसर्च की है, भाई डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अभी वापस अपलोड होगा कि नहीं होगा इस बारे में कुछ है नहीं है। तो वो हो सकता है कोई उनका पास क्लाउड स्टोरेज होगी, वहां जेंडर होता अंडर की रहता होगा। बाधा से ऊपर उठ चुके हैं सर, उनके लिए वो खाना ही नहीं। नहीं, तो सर जब ये रिसर्च चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आई प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर दिस टेस्ट। तो सबसे पहले उन्हीं का जो है अंडकोश जो है वो डाउनलोड करके डिलीट हुआ। फिर और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जो आए, तो आप उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग देखते हैं ना, वो उसी सिस्टम से सर अपना डाउनलोड और डिलीट करा चुके हैं। पवन खेड़ा साहब और ये जितने जयराम रमेश साहब, सब लोग जो हैं वो उनका डाउनलोड करके डिलीट किया जा चुका है। तो जब अगर कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर से किसी का अंडकोश डिलीट हो सकता है तो नाम क्यों नहीं डिलीट हो सकता इलेक्शन कमीशन। सर ये है थ्योरी, ये है ये सर बहुत बड़ी रिसर्च है। चलिए, तो अवनीश जी, ये सब बातों से अनभिज्ञ होकर इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज आ रही हैं, उनको सबको छोड़ के मोदी जी जो है वो जीएसटी पर राष्ट्र के नाम पर संबोधन कर रहे हैं। तो ये जो जीएसटी पर राष्ट्र के नाम संबोधन है, इसका क्या औचित्य है? सर
देखिए सर, कामदार और नामदार में फर्क है। पता नहीं, मोदी जी के खुद के अपने शब्द हैं। मोदी जी कामगार आदमी है सर। दिन भर 24 घंटे पता नहीं क्या करते हैं कि 17-17 घंटे काम करते हैं। नवरात्र आज से व्रत शुरू हुए हैं, 9 दिन का व्रत रखेंगे, खाली पानी पी के रखेंगे व्रत। अब बताइए सर, ये कोई बात हुई? जहां भारत जोड़ो यात्रा में वो मुर्गे की व्यवस्था न होने पर राहुल गांधी जी संत नाराज हो जाते हैं, वहां मोदी जी जो है पूरा 9 दिन निकाल देते हैं। तो सर दरअसल हमने कहा ना कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमने अपने के लिए कहा कि हम लोगों थोड़े बड़े संकुचित दृष्टि के हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम ही लोग चुन रहे हैं। तो अब मोदी जी काम करने वाले आदमी हैं, उनको काम समझ में आता है, और ये और बाकी सारी चीजों से मोक्ष गति को प्राप्त कर चुके हैं राहुल गांधी, तो इसलिए उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती। अब ये अलग बात है कि देश को ये चीजें अभी समझ में आ रही हैं, लेकिन होता है ना सर, किसी भी महान व्यक्ति को वो उसके धर्म जीवन अर्थ काल में काम बड़ा मोक्ष कम से परे हो समझ गए आ ना। जाता है, न धर्मो बहुत कम। न ऐसा हुआ है सर, अर्थो न इतिहास गवाह है, कामो न मोक्षः पूरे विश्व का इतिहास चिदानंद देख रूपः लीजिए। शिवोहम शिवो। जो बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी दरअसल असली उनका वैल्यूएशन जो है, हाँ हाँ, काम मोक्ष से परे हो गए हैं। जी जी, अब तो बाबा जी ने बता दिया। जी जी, बिल्कुल सर, और इसीलिए आप सोचिए ना, वो नहीं हाउस तो बस में शिव मोदी के जी कहना क्या चाह रहे और थे ये सनातनी बताइए। देवताओं के पोस्टर लेके आ जाते हैं। और आपने काम और मोक्ष से मुक्त हो चुके हैं, बाबा जी ने तो अंडकोश से भी मुक्त करा दिया है, जो थ्योरी बाबा जी ने बताई अभी। तो वो स्थूल से भी मुक्त हो चुके हैं। जो व्यक्ति स्वयं को मार देने के बाद भी हमको हाड़ मांस का चलता हुआ दिखाई देता है, मोदी जी सर कहना ये चाह रहे थे कि अब चीजें सस्ती हो रही हैं, और भारत की इकोनॉमी में आप लोग योगदान करिए। लेकिन अब भारत की इकोनॉमी तो ट्रंप जी कह चुके हैं कि डेड इकोनॉमी है, और योगी राहुल जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल मोदी जी काम करने हेलो हेलो। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने देखी है कि सर मोदी जी ने ना विपक्ष के हाथ से मुद्दे छीन लिए। आज जो इनको ये वोट चोरी का फर्जी मुद्दा लेके पूरे देश में घूमना पड़ रहा है ना राहुल जी को, आज सबसे बड़ा संकट उनके सामने है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा जो ये उठा सकते थे वो था महंगाई का, और एक बेरोजगारी का। तो सर महंगाई का, जैसे इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि साहब वो दलितों की और ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, मोदी जी ने वो मुद्दा छीन लिया। अब पिछले 3 महीने से नाम नहीं ले रहे। सर महंगाई का एक मुद्दा, वो मुद्दा हमेशा उठाया जा सकता है। तो जीएसटी, कल अवनीश भाई ने मुझे स्पेशली फोन किया कि ये बुलेट कितनी सस्ती हो गई यार। मैंने कहा 35,000 रुपए। अभी मैं करता वो एक वो टाटा की वो जेनॉन या कौन सी गाड़ी है, 1,78,000 रुपया कितने रुपए सस्ती हुई है। जो सामान्य छोटी गाड़ियां हैं 30 से 50,000 रुपए सस्ती हो गई हैं। अच्छा मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, कल परसों हमने अपने स्टूडियो के लिए एक कैमरा खरीदा। वो कैमरा था तो 70,000 का, कल ही डिलीवर हुआ। कल नहीं, आज सुबह ही डिलीवर हुआ। आज उसी कैमरे का दाम 65,000 हो गया, 5,000 रुपए। तो वो मेरा बेटा कह रहा था कि इसको वापस कर देते हैं, दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं। सर 5,000 मोदी जी ने, अच्छा कल मोदी जी ने, लोग कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। सर मोदी जी ने इसको एक मुद्दा बना दिया है कि सस्ते दिन शुरू होने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, मैं तो कल लोगों को बड़ी निराशा हुई है वैसे, उनके पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर। मुझे तो ये भी डाउट था कि कहीं मोदी जी पेट्रोल और डीजल को कहीं जीएसटी के अंदर ला के कहीं इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा लेंगे। और सर कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी जो है पेट्रोल और डीजल को भी देशव्यापी उसमें रिफॉर्म करके जीएसटी के नीचे ले आए। इससे तो तो सरकारें जो है वो, विपक्ष से विपक्ष की मुद्दे सरकारें बहुत डरी हुई है इस बात से। जी।
अच्छा, एक चीज और है सर, इसी बात जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी तो जितने भी सारे लड़ बैठे। विपक्ष शासित प्रदेश थे वो सब मना कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं बता दूंगा पब्लिक को कि तुम सब विरोध कर रहे हो, मैं सत्ता करना चाहता हूं। रिकॉर्डिंग करा आज लिया था, रिकॉर्डिंग की धमकी दे दी सरकार ने कि सब पब्लिक डोमेन में जी डाल देंगे। और सर देखिए, राहुल गांधी जी का मेरे मतलब श्राप लग गया, मेरा कनेक्शन बिल्कुल अचानक उन्होंने मुझे स्टूडियो से निकाल बाहर किया राहुल जी ने। उसका भी, आपके कनेक्शन का भी कोई अंडकोश है क्या? नहीं सर, वो अंडकोश में एक थ्योरी मैं बताने से रह गया। उन्होंने कहा ये अंडकोश की थ्योरी कांग्रेसियों के लिए क्यों रिसर्च करनी पड़ी। लोगों ने बताया कि यार बीजेपी इतनी कामयाब क्यों है। बोले सर, बीजेपी की जो सबसे बड़ी कामयाबी का राज है वो है आरएसएस। आरएसएस के लोग, उनका घर परिवार कोई होता नहीं है और वो सब पूरा 24 घंटे देश के लिए समर्पित हैं। और इन सब कामों में जो है सांसारिक चीजों में अपनी एनर्जी लगाते नहीं है, वो सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं। बोले हमारे यहाँ क्या दिक्कत है। बोले सर, कांग्रेसी है, उसको बैंकॉक भी जाना होता है, उसको मलेशिया भी जाना होता है, उसको और सारे काम करने होते हैं। उन्होंने बोला फिर इसका उपाय क्या है। बोला सर, ये मनुष्य की प्रगति में जो सबसे बड़ा बाधक जो अंग होता है शरीर में, वो अंडकोश होता है। अगर ये अंडकोश हटा दिए जाए तो हम आरएसएस का मुकाबला कर पाएंगे। तो उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी में जो है डाउनलोड करके डिलीट करने वाली एक व्यवस्था वो लागू करने जा रहे हैं, तभी हम आरएसएस और बीजेपी को हरा पाएंगे। सर, ये किसी ने समझाया है उनको। सर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी अवनीश जी। जी सर, मैं जीएसटी वाली बात कर रहा था। सीरियस नोट पर अगर देखें सर, तो जैसा बाबा जी ने अभी कहा ना कि कल उनको आने की क्या, भाई वित्त मंत्री पहले बता चुकी थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद तमाम चीजें आई गई थी। मोदी जी ने खुद इसकी पूर्व घोषणा भी लाल किले से कर दिया था। लेकिन फिर कल मोदी जी राष्ट्र के नाम सीधे इंटरेक्शन में क्यों आए? सर, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के जरिए 1-to-1 कनेक्शन स्थापित किया है और इसने सफलता से उनको परफॉर्म करके दिखाया भी है। कोविड काल में हो, चाहे तमाम और बातों में हो। तो मोदी जी ये जानते हैं कि आज इस पर नेगेटिविटी ज्यादा चूंकि स्थान पाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या स्थापित मीडिया में भी आप देख लीजिए। कल नरेंद्र मोदी जी ने जिस डिटेलिंग के साथ जीएसटी की सारी चीजें बताई, इससे दो चीजें हुई हैं सर। एक तो आप देखिए, कल उनके उस राष्ट्र के नाम संदेश के बाद मेरे जैसा व्यक्ति, तुरंत मैंने बाबा रामदास जी को फोन किया, अरे भाई साहब, फलाने सेगमेंट में, फलाने प्रोडक्ट में कितना है। तो इससे एक तो ग्राहक या एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, ये उन्होंने बिल्कुल सरफेस कर दिया और हर तरफ इस तरह की बात हो रही है। दूसरा, जितने भी तरह के कंफ्यूजन्स हो सकते थे, अब उन पर लगातार बात होगी। और आज जीएसटी रिफॉर्म के बाद क्या उसके अंततः लाभ अंतिम आदमी तक जाएंगे। और कल उन्होंने जो एक बात, नया टर्म बार बार वो बोल रहे थे, नियो मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास। दरअसल नियो मिडिल क्लास मोदी जी की उपलब्धि है। ये वर्ग उन्होंने खड़ा किया है जिसे हम लोग पहले लाभार्थी वर्ग बोलते थे। ये वो वर्ग जो अभाव के जीवन से निकाला गया है इन 11 सालों में, और उसे एक हद तक उसके पास एक परचेजिंग पावर, एक परचेजिंग कैपेसिटी मोदी जी ने 11 साल में दिया है। ये वही लाभार्थी वर्ग है जिसके पास आज बैंकिंग है, जनधन अकाउंट है, जिसके पास आज साफ सुथरा चूल्हा है, उज्ज्वला गैस है, जिसके घर में आज बिजली है, जिसके घर में पीने का पानी, स्वच्छ पानी, जिसके दरवाजे पर शौचालय है, जिसका मकान अगर मड़ई था तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके गांव तक पक्की और अच्छी सड़क आती है, जिसके गांव में अच्छे समय तक बिजली रहती है। ये वो एक नया न्यू मिडिल क्लास जिसको वो बार बार कह रहे थे, ये दिखाता है कि 35 सालों तक इस देश में किस तरीके से फर्जी गरीबी हटाओ का जो एक जुमला बेचा जा रहा था, दरअसल वो करके दिखाया है। और ये वर्ग पूरी तरीके से जो उन्होंने मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में ऐड किया है, ये मोदी जी की अपनी उपलब्धि है। और हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ये डेटा है जो कि अब इकोनॉमी में ऐड होने के बाद
बिल्कुल वो बताएगा, फिगर्स में बताएगा कि साहब ये कैसे इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से वाकई निकाल के बाहर लाए हैं। जो कांग्रेस का फार्मूला था कि 22 रुपया कुछ पैसा कमाने वाला आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है, आज वो उसके घर में बिजली है तो सर वो रेफ्रिजरेटर के लिए जा रहा है। उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अच्छे मोबाइल हैं। मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये महँगे वाले फ़ोन के लिए लाइन में लगा था, लेकिन वो वर्ग जो न्यू मिडिल क्लास मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो मोदी जी की उस बात को चरितार्थ करता है कि जब मोदी जी कहते हैं कि मैं परफ़ॉर्म करके रिज़ल्ट और रिपोर्ट कार्ड दूँगा, इन्होंने कल रिपोर्ट कार्ड दिया है कि भारत की इकोनॉमी में मैंने किस तरीके से उनकी सरकार ने पिछले 11 साल में एक न्यू मिडिल क्लास ऐड किया है, जिसके पास परचेज़िंग पावर है, बैंकिंग है और तमाम सुविधाएँ हैं, जो अब आगे मिडिल क्लास के में कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। इसमें वो आशा दीदियां हैं सर, उसमें मुद्रा लोन से अपने रोजगार को करने वाले लोग हैं। ये सारा एक ऐसा वर्ग है, ये मुझे लगता है कि एक और वो यूपीआई का इस्तेमाल करता है, वो ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभार्थी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मोदी जी ने लाके इसको मुख्य धारा की चर्चा में ले आए हैं, जिसमें अवेयरनेस भी है और जिसमें एक प्राउड फील भी है और जिसमें इकोनॉमी के नाम संदेश भी है। जी सर। जी। तो अब बिहार चुनाव की दिशा लगता है तय हो गई है, और इसी बीच में मैं देख रहा हूँ कि एक उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और आई लव मोहम्मद के नाम से तरह-तरह के प्रोसेशंस निकाले जा रहे हैं। कोई घटना हुई थी कानपुर में उसके बाद, और अम, ये जो चिंगारी है, ये और स्थानों पर भी पहुँच रही है, तो ये कौन करवा रहा है? क्योंकि इससे तो हमारे संत महात्मा पुरुष राहुल गांधी जी को नुकसान हो सकता है। क्यों? दावा जी? सर, यूपी पे आने से पहले मैं बिहार में एक बात ऐड कर देना चाहता हूं कि अभी जो लेटेस्ट रुझान मिल रहे हैं ना, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि हो सकता है 40 सीटों पे सिमट जाए आरजेडी। तो मैंने वो 40 की संख्या और थोड़ी सी कम कर दी, 40 के भी और भी कम नीचे कर जा दें? सकती है। अभी तो हाँ सुना जी, अभी हाँ। वहाँ पे गालियाँ और वापस आ गई हैं। हाँ, अब तो तेजस्वी की सभा में तेजस्वी मंच पर उपस्थित थे और नीचे से जो उनके समर्थक वर्ग हैं, और उसमें मुझे बोलने में कतई कोई वो नहीं है कि वो सब मुसलमान थे और वो मोदी जी को फिर से माँ बहन की गालियां दे रहे थे। और पर एक चीज है सर, सबसे बड़ी बात, जो यादव है ना, उन्होंने उनको रोका, मना किया, और वहां पे थोड़ी सी एक लड़ाई भी हुई है और यादवों ने इस चीज को बहुत बुरा माना है और वहां पे मना किया कि "हे, ये सब बदतमीजियां मत करो तुम लोग जानबूझकर"। वहां पे सैबोटेज की भी एक थ्योरी चली है कि ये मुसलमान जानबूझकर तेजस्वी को डैमेज करने के लिए तेजस्वी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो एएमएम को गठबंधन में शामिल करें। तो एएमएम को गठबंधन में शामिल नहीं करोगे तो हम तुमको ऐसे डैमेज करेंगे। मतलब बकायदा मुसलमानों की एक ये ब्लैकमेल थ्योरी भी इस चल रही है। अब देखिए क्या सच्चाई है, पर माहौल सर बहुत खराब है तो अगर एमआईएम इंडिया अलायंस शामिल के हो लिए। जाए तो जी इसको फायदा ही है ना आरजेडी को, या नुकसान है? सर, शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, पर लालू थोड़ा सा समझदारी कर रहे हैं। और सर, अपने वोट बैंक को कौन शेयर करना चाहेगा? सर, वो लालू का वोट बैंक है। आज अगर आपने उसको एमएम को पकड़ा दिया तो कल को वापस आएगा, क्या होगा? तो ये लालू की समझदारी है कि वो शॉर्ट टर्म हम्म। गेन्स। सर, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में ही तो उद्धव बाबू ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी का सत्यानाश मटियामेट कर लिया। थोड़े दिन, भाई थोड़े दिन जूनियर पार्टनर बन के बीजेपी के साथ रह लेते, थोड़े दिन विपक्ष में बैठ लेते। सर, कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ जाना और मुसलमानों कि मेरे रहते कोई वक्फ बोर्ड को छू नहीं सकता, ऐसी जब आप बयानबाजी करेंगे, देखिए आज पार्टी कहाँ है? न पार्टी बची, न सिंबल बचा, कुछ बचा ही नहीं। कार्यकर्ता चले गए, वोटर चले गए, सब चला गया।
तो सर वो गलती लालू नहीं कर रहे हैं। खैर, अब जहां तक बात है आई लव मोहम्मद, सर मुसलमानों को सड़कों पर लाना है, किसी भी कीमत पर लाना है। तो और इससे लाभ क्या एकमात्र होगा ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि ये जेन जी तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 10% मुसलमान सड़क पे आएगा तो काउंटर मूवमेंट बनेगा, काउंटर कंसोलिडेशन होगा। इससे ये नेपाल वाली हरकत तो कर नहीं सकते। यदि किसी का है ये प्लान कि इससे नेपाल हो जाएगा भारत में, तो ये तो नितांत मूर्खता है। सर बात ये है ना, इनका ये मेरे हिसाब से जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि कुछ लोगों को पहले सड़कों पे उतार दिया जाए। उसमें सर नेपाल में भी जो जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगर आप उसको अगर सूक्ष्म उससे देखेंगे तो जेनजी उतरी, पर सर जेनजी सिर्फ विरोध करने उतरी थी। जेनजी का देश फूंकने का कोई इरादा नहीं था। देश फूंकने के लिए 1000, 2000, 3000 लोग उस भीड़ में शामिल किए गए, जो पहले से फूंकने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। जेनजी को पता नहीं था कि हमारे नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है। नाम हुआ जेनजी ने पूरा नेपाल फूंक दिया। जेनजी को पता ही नहीं था कि उनके नाम पे किसने फूंक दिया। तो सर ये यही होगा, इसी की तैयारी है, इसी की कोशिश है कि कुछ लोगों को उतारा जाएगा और उनकी आड़ में कुछ लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेंगे। और ये आई लव मोहम्मद का जो अभियान है, मैं उसको उसी दिशा में, उसकी तैयारी है। जरूरी नहीं है कि आज ही इसका रिजल्ट आ जाए, बट ये एक तैयारी जरूर है। जी। अब अवनीश जी, हाँ, अवनीश जी ज्यादा बता सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है, ये शायद सुना बिल्कुल कानपुर से शुरू हुआ था ये 12 जी सर। वफात पे। जी सर, कानपुर से शुरुआत है और मैं आपको कुछ अपने विश्वस्त सूत्रों के आधार पर मैं स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी बता रहा हूँ। बाबा जी ने मुझे कहा कि ये उस तरह का ही एक प्रयास है, तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये एग्जैक्टली उस तरह का ही एक प्रयास है कि केवल ये एक रिलीजियस प्रयास है अपने आप को थोड़ा बूम बूम फील कराने का। लेकिन ये बिना किसी मौसम के है और ये शक पैदा करता है, क्योंकि ऐसा कोई मौसम मौसम नहीं है। कोई त्योहार होता, कोई इस तरह की चीज होती तो समझ में आता, या कोई घटना होती जिसने इसको ट्रिगर ऑफ किया, तो वो भी नहीं है। सरकार की तैयारी है सर कि कानपुर में, और सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह के किसी भी गतिविधियों को नापने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको बिल्कुल सतह पर ही उसका बंध्याकरण करने के लिए पूरी तरीके से बेहद कड़े निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी भले आज अपने गृहनगर गोरखपुर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के हर एक डीएम, हर एक पुलिस अधिकारी के पास इस तरह की चीजें पहुंचा दी गई हैं। और ये जिस तरीके से बढ़ते हुए, हमको ये आशंका थी कि ये बढ़ते हुए दिखाई देगा, और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये किस नीयत से किया जा रहा है, अगले आने वाले कुछ दिन में, मैं 2 या 3 दिन कह रहा हूं सर, जब ये पूरी तरीके से जमीन पर इसको सारे जिलों में रोकने का, इसको थामने का, या इस तरह की कोई चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, जब इसको ये क्रैकडाउन कर लेंगे, उसके बाद सरकार इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा करेगी और बाकायदे साज सज्जा के साथ करेगी। ये तैयारी है। तो मैं उस शब्द को क्यों ना इस्तेमाल करूं, इस तरह की किसी भी कोशिश को भ्रूण हत्या करने का पूरा एक मॉडल सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने खुद, और मैं बताऊं आपको, 5 कालिदास मार्ग पर बाकायदे कंट्रोल रूम इसके लिए डेडिकेट किया गया है। कंट्रोल रूम वहां ऑलरेडी कोविड के समय से ही एक परंपरा पड़ गई है, तो वहां एक कंट्रोल रूम रहता ही रहता है, और उसको फिर बाद में कोविड के बाद समेटा नहीं गया। अब उसका अलग अलग तरीके से वो उत्तर प्रदेश सरकार उसका इस्तेमाल करती है, और खासतौर से मुख्यमंत्री जी, और बड़ा कारगर हुआ है सर। और इस तरह की चीज उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। शाहीन बाग को सर किस खूबसूरती से जन्मने से पहले उखाड़ा है, उसके साक्षात गवाह लखनऊ की यात्रा के दौरान बाबा रामदास, आपको याद है सर, जब आप लखनऊ आए थे, और किस तरीके से पुराने लखनऊ में सर जाड़े का दिन था, और हमने तो उसको उजड़ते हुए देखा जब पुलिस उसको हटा रही थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और उसके समर्थन में जब वामपंथियों ने और कई लोगों ने, आप सबको याद होगा दर्शकों, कि पोस्टर्स लगाए गए थे, बड़े बड़े वो कटआउट लगाए थे, होर्डिंग्स लगाई थी जिसपे उन सारों की तस्वीरें थी। तो उसको इस तरीके से क्रैक डाउन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, उस स्तर से भी आगे की तैयारी इस घटना को है। ये केवल अब ऐसा नहीं है कि कानपुर में कुछ हो गया और उसके बाद उसको कानपुर तक ही सीमित रखा गया है। जी, हाँ, एक स्थान पर लेकिन हो ये रहा तो है। है सर और कि ये एक तरीका है। और सर एक चीज और मैं आधा मिनट में कहना चाहूंगा, राहुल गांधी, चूंकि हम लोग उनके संतत्व पर बात कर रहे थे, लेकिन वो तो एक अलग इशू था। सीरियसली अगर देखें सर, राहुल गांधी ने उस दिन के प्रेजेंटेशन के बाद जो शाम को ट्वीट किया है, उस ट्वीट में हिंदी का वो ट्वीट है जिसमें वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं नौजवान, युवा लिखते हैं, यूथ, उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद तीसरे नंबर पर वो लिखते हैं जनरेशन जेड। वो सर जेन जी जो बोलते हैं युवा उसको, वो है, अमेरिका से आया वो शब्द है। अमेरिका में जेड को ठीक है बोलते हैं सर, जी, तो ये ठीक है वो सर, जेन जी। लेकिन ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जरा सा अलग ढंग से भी डिकोड करने का एक कोशिश करनी चाहिए। आपने जब युवा लिख दिया, उसके बाद आपने स्टूडेंट लिख दिया, तो जो युवा है वही छात्र है। अब यह दोनों जो है, क्या वही जनरेशन जेड है? आपको अलग से लिखने की क्या आवश्यकता हुई? जनरेशन जेड कहीं कुछ और साउंड कर रहा है। और उसके साथ जो उन्होंने तस्वीर पोस्ट किया था, और पूरे प्रेजेंटेशन में वो एड़ी से ऊपर का वो जो लोअर पहन के आए, वहां पर मौजूद है, और वही तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। सर ये इशारा जरा इसको भी डिकोड करने की आवश्यकता है कि वो किसको, क्योंकि राहुल की सबसे बड़ी उम्मीद उसी मजहबी भीड़ से है जो सड़क पर पत्थर लेके उतर जाया करती है। इसलिए इसको इस रूप में भी देखने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर ये पूरा प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि उसी जनरेशन जेड ने यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी, और अब तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक, किस तरीके से उनके रिजल्ट दिया है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं सर, और इसमें हमें अब यही उम्मीद नहीं, करनी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज है तो उसको सरकार रोकेगी, केंद्र में है तो बाकी जनता, हम लोग तो रोक ही रहे हैं, बच्चे तक रोक रहे हैं सर छात्र संघ के चुनाव में। जी सर, डीयू से लेके वहां तक। जी अब बाबा जी, ये अवनीश भाई, जेन जी ने ये यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल धमाल कर दिया। नहीं सर, मैं ये आई लव मोहम्मद में एक ऐड कर दूं जरा। मैंने अभी अभी आपके यहाँ बैठने से 5 मिनट पहले एक वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें एक लड़की जिसने तिलक लगा रखा है वो कह रही है कि मैं हिंदू सनातनी लड़की हूं, पर हाँ मैं बोलूंगी आई लव मोहम्मद, देखती हूँ मुझे कौन रोक लेगा, करो मेरे खिलाफ FIR। कोई आई लव मोहम्मद करने पे किसी के पास, किसी के खिलाफ शायद यूपी में FIR हुई है, मुझे पता नहीं किसके। तो वो वो मैं बताता लड़की, हूँ, वो क्या है कि कानपुर में रावतपुर में 12 वफात के दिन एक हिंदू मोहल्ले में इन्होंने एक ये लगा दिया बैनर, आई लव मोहम्मद करके। तो फिर हिंदुओं ने कहा कि ये तो ये वही पुरानी जो इनकी कब्जादारी नीति है वो यही है। तो उन्होंने उसके ऊपर बवाल किया, तो फिर वो बैनर को हटाया गया। वहां से इन्होंने इसको पकड़ दिया, हमारा बैनर कैसे हटा दिया, जबकि आप बैनर जो है वो बगैर परमिशन के नहीं लगा सकते, कहीं भी जैसी मर्जी हो वैसे। तो उस पे वो लड़की कह रही है कि हाँ मैं हिंदू सनातनी हूँ, हाँ देखो मैं तिलक लगाती हूँ, पर और मैं तो वो तो किसी को बोलूंगी। भी ड्रामा आर्टिस्ट बना के नहीं आप नहीं, पेश कर दो। हाँ, तो सर बात ये ना कि ये वही जेन जी, वो एक फौज खड़ी करके उनको आगे करके, और सर ये जो डीप स्टेट है ना, इसके पास हथकंडों की कमी नहीं है। ये नित्य नए हथकंडे हाँ आविष्कार साहब, करती रहती है। वो तो मैं भूल ही गया। मैं योगेंद्र यादव जो है वो, उन्होंने कहा कि साहब कि हाँ, हमारा उद्देश्य ही योगेंद्र नहीं है यादव का ये। वो इंटरव्यू देखिए, हम्म, आरफा कि आरफा हमारा खानम उद्देश्य तो शेरवानी के केवल साथ। संदेह पैदा करना है। हाँ, कि सीधे हमारा कह रहा है, उद्देश्य सिर्फ सिर्फ हंगामा संदेह खड़ा पैदा करना ही हमारा मकसद है। करना। हाँ वो तो सीधे कह रहा है। हाँ, बिल्कुल, कि हमें लीगैलिटी इलीगैलिटी से, कोर्ट कार्ड से, हमें लॉजिक से, हमें तर्क से, हमें सत्य से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ लोगों के मन में संदेह पैदा करना है। सर ये एक दिन इसने एक बार पहले भी कह दिया था कि हम तो खाली पिच बना रहे थे, अब उस पर बैटिंग नहीं हुई तो हम क्या करें। वो जब
किसान आंदोलन पे वो कहता कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे। और सर जहां तक जेनजी की बात है, जेनजी सर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। जेनजी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ वोक हैं, कुछ परसेंट, पर उनके भरोसे अगर राहुल जी, हाँ राहुल जी की वोक्स राहुल का सपोर्ट करेंगे, पर जेनजी ने जवाब दे दिया है और बड़ा करारा जवाब दिया है सर। आज मैं और अभी ओमकार सर, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी जहां कभी एबीवीपी नहीं जीती सर, वहां प्रेसिडेंट एबीवीपी का हुआ है। तेलंगाना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां तो 6 या 7 पद जीती है एबीवीपी। सारे के सारे क्लीन स्वीप है, सारे पद हाँ क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप। अच्छा एक चीज और बाबा सर जी, जेनजी इसमें महत्वपूर्ण हाँ, बाबा जी एक महत्वपूर्ण चीज और है। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के छात्र संगठन को ये हरा रहे हैं। जो छात्रों के संगठन में सबसे ज्यादा प्रभावी थे लेफ्ट, कांग्रेस थे ज्यादा प्रभावी लेफ्ट थे। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को एक साथ इस तरीके से करारी हार मिल रही है जनजे के चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है और सकारात्मक निश्चित तौर। और सर नहीं नहीं, जेनजी को जो भड़काने के लिए इनके पास एक बड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता था कि भाई एग्जाम्स में पेपर आउट हो जाते हैं, एग्जाम्स में परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आता, भर्ती की प्रक्रिया जल्दी पूरी नहीं होती। उसके बाद जेनजी को भड़काने का एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने खोजा था अग्निवीर का। जेनजी के लिए बहुत है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अब जेनजी को ये भड़का रहे हैं कि तो तुम्हारा H1B वीजा मोदी की वजह से 80 लाख का हो गया, 88 लाख का। तो इसके बावजूद जेनजी पे कोई, जेनजी इन सब चीजों से आगे बढ़ के देश के फ्यूचर को देख रहा है, समझ रहा है। जेनजी जानती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है। जेनजी इस बात को समझ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा प्रयास जो है वो, हालांकि हमने आरंभ किया था सेंट राहुल से, लेकिन जो सेंट राहुल के जो एजेंट हैं, यानी उनका जो चर्च है जिसपे योगेंद्र यादव जैसे पादरी हैं, वो सारा का सारा बंटा ढार कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि योगेंद्र यादव की वो क्लिप जो है, जब उसको वायरल किया लोगों ने, तो वो बीजेपी आईटी सेल के ऊपर बरस रहे हैं कि साहब को ये बीजेपी आईटी सेल मेरी क्लिप वायरल कर रहा है। अरे भाई तुम मना कर दो, तुमने ये नहीं कहा है। जी अवनीश जी। जी सर, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये योगेंद्र भाई हरियाणा इलेक्शन और यूपी इलेक्शन के समय भी सवा कई बार ऐसा लगता है सर, ऐसे बचपना कैसे हो सकता है। आपने कहा आरफा के साथ, आपने बातचीत करते हुए कहा आप इरादे जाहिर कर रहे हो, आपको आप जैसे लोगों को प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी ये कही चुके हैं, पहचाने जाते हो आप, उसके बाद भी आप इस तरह की चीज कहते हो और राहुल गांधी भी अब खुल के कह रहे हैं। तो ये एक सिमिलरिटी भी देखनी चाहिए सर। राहुल जिस तरीके से अब संकेतों में बात नहीं कर रहे, अब वो सीधे खुल के कह रहे हैं, अब वो सीधे कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम केवल बवाल करना है, सवाल उठाना है, कंफ्यूजन पैदा करना है। तो उनका चेला योगेंद्र यादव भी यही बात कह रहा है और वो दोनों चीजें पब्लिक डोमेन में कही जा रही हैं, बंद कमरे में नहीं कही जा रही हैं। तो ये इरादे खोल के सामने रख रहे हैं, इनके इरादे क्या हैं। और अब ये मुझे लग रहा है कि खुली जंग के लिए तैयार हैं, और जंग सरकार से नहीं, जंग भारत के मतदाताओं से ये लड़ने के लिए तैयार हैं, भारत की जनता से। उसमें वो जेन जे से लेके और सीनियर सिटीजन तक सबको शामिल कर रहे हैं, जो 2014 से इस राष्ट्र में राष्ट्र प्रथम की भावना से राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर मैं ये मीठे सलीम यादव की ना, ऐसा इसका एक पूरा गिरोह है जिसमें प्रशांत भूषण जैसे बहुत से लोग हैं। सर आपको ध्यान होगा आज से 10 साल पहले इन्होंने दाव खेला था अरविंद केजरीवाल पे। इनको लगता था कि वो हमारा एक गुर्गा बन के हमारे लिए काम करेगा, पर बीजेपी ने
इसको केजरीवाल को ना सर, उसका जहर का दांत तोड़ के ना उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अब जब ये केजरीवाल से मतलब हार गए ना कि यार ये कुछ कर नहीं पाया, जिस उद्देश्य से इसको खड़ा किया गया था वो कर नहीं पाया, बल्कि इसके आने से कांग्रेस का और नुकसान कर दिया हमने, बल्कि इस आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी ने इसका फायदा उठा लिया, जबकि हमने इसको खड़ा किया था बीजेपी के खिलाफ। सर मुझे लगता है कि अब ये कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। और मैं ये बिहार में जो प्रशांत किशोर वाला प्रयोग है ना, अगर आप अभी वो संदेश के साथ प्रशांत किशोर का एक बड़ा लंबा इंटरव्यू आया, कल ही आया, रिलीज हुआ परसों। सर आप आज के प्रशांत किशोर को सुन लीजिए, हूबहू आज से 10 साल पुराना आपको केजरीवाल बोलता दिखाई देगा। हो एक भी वाक्य केजरीवाल से अलग नहीं। तो जब ये केजरीवाल से हताश हुए थे तो ये इनको लगा फिर से कि अब कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अब ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी से फिर हताश हो रही है ये पूरी मंडली। अब ये फिर से कोई नया विकल्प खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे हैव लॉस्ट होप फ्रॉम राहुल। उनको एक बात पता लग गई कि नहीं, राहुल जी कुछ इनके बस का कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं सर, जैसे गुजरात में एक बार थोड़ा सा बीजेपी ने फंबल किया था और बड़ी मुश्किल से 100 सीट लेके आ पाई थी, पर उसके अगले चुनाव में बीजेपी ने फिर क्लीन स्वीप करके जो है एकदम सब कुछ तहस नहस कर दिया। 2024 में जो एंटी इनकम्बेंसी का जो भी थोड़ा बहुत गर्दा गुबार था ना, वो निकल गया। आप 2029 में देख लीजिएगा, 2029 में वापस बीजेपी 350 सीट की तरफ बढ़ेगी। और आज मुझे सबसे अच्छा राजनाथ सिंह जी का एक वक्तव्य मैंने देखा, उन्होंने तो 2147 तक मोदी जी चेहरा बोला। उसने पूछने वाली ने पूछा 29 में रहेंगे, बोला 29 में रहेंगे, 34 में रहेंगे, 39 में रहेंगे, 44 में रहेंगे, 47 तक वही रहेंगे। राजनाथ जी ने बोला। वो ब्रांड मोदी की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष मोदी जी की बात नहीं। वो प्रत्यक्ष मोदी की बात कर रहे थे। अरे नहीं, अरे भाव समझिए आप, भाव समझिए। अच्छा, एक सीरियस नोट पर सर आधा सेकंड में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बाबा जी, जो आपने बात कही ना कि एक समय इन जितने आंदोलनजीवी हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दांव लगाया था। सर, डीप स्टेट का क्रिएशन था अरविंद केजरीवाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 प्रोडक्ट पे उन्होंने दांव लगाया था, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, इन्हीं टीवी चैनलों पर जब किस्सा कुर्सी का और बहस राष्ट्रीय चुनाव का, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर फेस थे बीजेपी के, एक साथ फ्रेम में 3 तस्वीरें दिखाई जाती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन 3 के चेहरे दिखाए जाते थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने मास्टर्स को निराश किया। ये तो सब प्यादे हैं सर, मीठा सलीम यादव और जितने भी हैं सर। एक बार फिर राहुल गांधी पर वो वापस दांव लगाए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको जो है बेहद निराश किया, सस्ते कामों में वो उलझ गया, ऐसा उनके मास्टर्स ने डिकोड किया, पाया। तो ऐसा नहीं है सर, ये इन चवन्नी छाप लोगों की खड़ी की हुआ आदमी नहीं है अरविंद केजरीवाल। इसके भी मास्टर्स वही हैं जो राहुल गांधी के मास्टर्स। एग्री जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय